हेलो दोस्तों, मैं विश्वताप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आज हम सीखेंगे कि इसकी भूमिका को जानेंगे कि यह क्या होता है, और फिर पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर के नाम से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। उसके बाद फिर हम आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पूरा समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो देखिए हमें यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि हमें पढ़ना है वृत्त। वृत्त क्या होता है और उससे कुछ संबंधित क्षेत्रफल। अब आइए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, पिछले चैप्टर में अगर आप इसके पहले वाला चैप्टर पढ़ते, जैसा कि सिलेबस यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार हमारा जो है इस साल वृत्त जो है कट चुका है, ठीक है। तो जब वृत्त वो कट चुका है तो हम जो है हमारा जो चैप्टर 10 जो है वो कट गया है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो चैप्टर 10 में अगर हम चैप्टर 10 पढ़ते, ठीक है, तो हम जो है वृत्त के बारे में वहाँ पर सब कुछ समझते। लेकिन यहाँ पर हम वृत्त नहीं पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर 10 नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर 12 जब पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है हमें करना, क्योंकि वृत्त के बारे में तो हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए वृत्त कैसे, देखिए वृत्त बनता कैसे है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर एक बात और जान लेनी चाहिए कि गोले और वृत्त में क्या अंतर है। गोले और वृत्त में क्या अंतर है। देखिए गोला क्या होता है, ये गोला होता है। तो जी नहीं दोस्तों, ये गोला नहीं होता, क्योंकि ये गोले को हम समतल पृष्ठ पर बना ही नहीं सकते। वो एक 3D इमेज होता है। हाँ, हम पढ़ने के लिए बना देते हैं, तो ये वृत्त ही कहलाएगा, ठीक है। वृत्त ये कहलाता है, ठीक है। लेकिन हम जो है गोले, अगर गोला हम पढ़ते हैं, जैसे पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो गोला इसी तरह आपने बनाया होगा। हालांकि गोला होता तो नहीं उस तरह, लेकिन आपने बनाया इसी तरह था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गोला नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए वृत्त और गोले में अंतर ये होता है कि हमें से पहला अंतर तो ये आप समझ लीजिए कि इसे जो है गोले को हम समतल पृष्ठ पर नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि वृत्त को हम बना सकते हैं समतल पृष्ठ पर। तो देखिए किसी समतल पृष्ठ पर, किसी समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है ना, किसी समतल पृष्ठ के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का, इस बिंदु का बिंदु पथ, एक बिंदु पथ हो। शर्त ये है कि इस बिंदु से उस बिंदु तक के जो बिंदु पथ है, वहाँ तक के जो दूरियां रहेंगी वो सभी तक समान होनी चाहिए। सभी दूरियां नहीं, अगर आप किधर से भी नाप लें, यहाँ से यहाँ तक नापे या यहाँ से यहाँ तक नापे, यहाँ से यहाँ तक मापे या फिर यहाँ से यहाँ मापे या कहीं पर भी मापे, साफ कहा जाए तो ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरियां बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी समतल पृष्ठ पर, ये समतल पृष्ठ है, किसी समतल पृष्ठ पर किसी बिंदु का बिंदु पथ। देखिए अगर हम इसको बिंदु बनाते हैं ऐसे ऐसे, तो देखिए कोई भी अगर रेखा है तो वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हो। एक जो ये एक बिंदु मैंने बनाया ना, ये भी एक अनंत बिंदु कहा जाएगा, ठीक है। तो उससे हम नहीं यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हो गया, किसी समतल पृष्ठ पर बने किसी वृत्त का बिंदु पथ कल और, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर आप कहें कि किसी भी समतल पृष्ठ पर बने किसी बिंदु का वह बिंदु पथ जिसके बिंदु और उसके बिंदु पथ के बीच की दूरी समान हो, उसे हम कहते हैं वृत्त। अब जैसा कि दोस्तों हमने चैप्टर में देखा कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी ये वृत्त है। तो वृत्त हमने समझा कि किसी समतल पृष्ठ पर बने बिंदु का बिंदु पथ जिसके बिंदु से लेकर के बिंदु पथ तक के बीच की दूरी समान हो। अब आइए थोड़ी कुछ और बातें समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। तो इसका एक बिंदु यहाँ पर है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र, ठीक है। इस बिंदु को हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। फिर जो हमने यहाँ पर जो अनंत बिंदुएं बनी थी, जो बिंदु पथ का जो हमारे इस बिंदु का जो बिंदु पथ है, इस बिंदु पथ को हम कहते हैं परिधि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमने कहा कि बिंदु से लेकर बिंदु पथ के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं त्रिज्या,
दोस्तों ये सब आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। फिर अगर इस बिंदु पथ से वो उस बिंदु पथ से दूसरे तरफ बिंदु पथ तक कोई रेखा जाती है, लेकिन केंद्र से होकर जाती है, तो उस रेखा को हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। ठीक है, इतना समझ गए हैं। तो देखिए क्या हो गया, और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहेंगे त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहेंगे त्रिज्या, लेकिन वही यहाँ से यहाँ तक हो जाए तो हम कहेंगे व्यास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि r बराबर 2d या d बराबर नहीं, यहाँ पर r बराबर d/2 कह सकते हैं, और कह सकते हैं d बराबर 2r, यानी जो है d जो है दुगने r, यानी r दुगना होगा तो d हो जाएगा और d का आधा होगा तो r बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये थी एक बेसिक। अब बात आती है, मैं इसी त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज और इसको मिटा दूँ, मैं इन सभी चीज़ों को मैं मिटा दूँ, तो देखिए यहाँ पर इसका है केंद्र। अगर कोई रेखा, जैसे कि व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का मतलब होता है कि परिध को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। ठीक है, परिध को मिलाने वाली रेखा, लेकिन वह केंद्र से जानी चाहिए। एक परिध से दूसरे परिध तक केंद्र से होकर जाने वाली वे रेखा व्यास कहलाती हैं। लेकिन वही रेखा अगर परिध से परिध तक जाएं और केंद्र से होकर ना जाएं तो उस रेखा को हम जीवा कहते हैं? जीवा। कक्षा 10 में आपने ये सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। कक्षा 9 में आपने ये सभी चीज़ें, जीवा, त्रिज्या, व्यास, परिधि, आपने ये सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। कुछ चीज़ें आपने और भी पढ़ी हैं, जैसे कि दोस्तों 2 त्रिज्याओं द्वारा बने वृत्त के खंड। देखिए यहाँ पर एक वृत्त हम बनाते हैं, तो 2 त्रिज्याओं द्वारा, तो अगर यहाँ पर ये है और एक त्रिज्या यहाँ बनता है, एक त्रिज्या यहाँ बनता है, तो यहाँ पर कोई क्षेत्र बन जाता है एक, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। इस वृत्त का त्रिज्य खंड है, और यहाँ पर इस क्षेत्र को, यानी इस साइडेड एरिया को हम लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। और ये बड़े वाले भाग को हम दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं। खंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा भाग होगा वो लघु कहलाएगा और जो बड़ा होगा वो दीर्घ कहलाएगा। हम कह सकते हैं, यहाँ पर एक चीज देखिए, इस चीज को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस पूरे गोले को हम बना दें और इसका इतना भाग काट दें ऐसे यहाँ से, तो ये चाप हो गया। इसको हम कहेंगे लघु चाप, ये छोटा है, और इसको कहेंगे दीर्घ चाप क्योंकि ये बड़ा है। तो त्रिज्य खंड जो हमारा होता है, यहाँ पर त्रिज्य खंड अगर मैं लिखूँ, त्रिज्य खंड का मतलब क्या होता है? तो त्रिज्य खंड का हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त में 2 त्रिज्याओं द्वारा बने वृत्त के खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं। लेकिन अगर हम कह दें, जैसे यहाँ पर वृत्त के त्रिज्याओं, अगर हम थोड़ा और बढ़ा कर कहें कि वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा, हमने कहा, तो हम कहेंगे वृत्त के त्रिज्या और संगत चाप द्वारा बना वृत्त का खंड वृत्त त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो हमने जीवा बनाया था, यहाँ पर एक ये एरिया बन जाता है, और ये बड़ा वाला तो बनेगा ही, तो यहाँ पर ये एरिया बन जाता है। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ये वाले एरिया को, जो यहाँ पर ये छोटा वाला है। ठीक है, तो इस एरिया को हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड, यानी वृत्त का खंड। अब यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो हम कहेंगे कि किसी वृत्त में, आप ध्यान से सुनिएगा, किसी वृत्त का उसके जीवा एवं संगत चापों द्वारा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, तो संगत चापों द्वारा बना वृत्त का कोई खंड वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। अब आगे देखिए, ये हमने वृत्तखंड देखा, तो यहाँ पर इस छोटे वाले भाग को हम कहेंगे वृत्तखंड। तो देखिए लघु, जो हमारा लघु होगा, यहाँ लघु वृत्तखंड इसे कहते हैं।
तो लघु वृत्तखंड का परिभाषा देखिए, तो लघु वृत्तखंड की परिभाषा हम कह सकते हैं कि वृत्त का वह खंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा यदि उसका चाप छोटा हो। देखिए अगर ये चाप जो है इस तरह से है तो ये जो है ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये छोटा ही होगा। अगर हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएं, इसका केंद्र कुछ ऐसे है और यहाँ पर जब ये चाप मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जीवा मिलाया जाए तो ये चाप यहाँ से यहाँ तक छोटा है। तो जब छोटा चाप होगा तो वृत्तखंड यहाँ से यहाँ तक बड़ा बनता, तो ये जो है कहलाता हमारा क्या कहलाता, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। तो मतलब चाप की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। अब बात आती है अगर हमें किसी प्रश्न में पूछ लिया जाए, अब देखिए आइए हम अब तो देखिए क्या है चैप्टर में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त हमने समझ लिया, संबंधित क्षेत्रफल से हम समझते हैं कि संबंधित क्षेत्रफल में क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र बन रहा है, यहाँ पर इस क्षेत्र को हम कैसे निकालें, ये जो क्षेत्र बना है यानी इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर हम परिधि के सूत्र जानते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। त्रिज्या मतलब जानते हैं, व्यास जानते हैं। अब हम समझेंगे कि इसका इतना क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालें, या ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालें, यह दो ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालें, और या ये वाला, 3-4 क्षेत्रफल को निकालने की विधि मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ जो चाप होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो ये चाप है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक चाप है और ये जीवा तो यानी वृत्तखंड है। तो अगर हम इसे चाप की लंबाई को ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक की, तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे आज की इस वीडियो में। यानी अब आज हम ये समझते हैं कि हमें ये सब कैसे ज्ञात करना है, क्षेत्रफलों को कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों हमें कैसे ज्ञात करना है, देखिए अगर यहाँ पर कोई वृत्त मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस वृत्त का कोई केंद्र है, तो हमें अगर हम पहले त्रिज्यखंड का निकालना सीखते हैं, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की कोई त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्यखंड कैसे बनेगा, 2 त्रिज्याओं द्वारा। तो यहाँ पर एक त्रिज्या हो गया, यहाँ पर एक त्रिज्या हो गया। बस बात ये है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो मान लिया ये कोई जो है r सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर कोई बिंदु है और यहाँ पर एक कोई रेखा खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर इसका कोण बनता है 180 अंश। अगर पूरा देखा जाए तो 360 अंश। अगर मैं इसको मिटा दूँ और इस पूरे को मिटा दूँ और एक बिंदु बना दूँ, तो यहाँ से इसका पूरा जो है कोण बनेगा वो 360 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर पूरे में जो है 360 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में यहाँ अगर यहाँ से इसको देखें तो यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, माना यहाँ पर बने कोण की मान जो है थीटा। तो देखिए ये पूरा 360 है, ये पूरा जो है कितना है 360 है। तो अगर हमें इतना निकालना है, हमें पता है अगर, तो हम थीटा से इसको भाग देंगे। थीटा जो हम यहाँ पर रहेगा उसको हम इससे भाग देंगे 360, कुल में से जो प्राप्त होगा उसको हम कुल वाले से भाग देंगे, ठीक है, इनटू। अब क्या लिखेंगे, देखिए पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी यहाँ पर अगर वृत्त है तो ये कितना गोल है, मतलब कितना गोल है लंबाई में मापेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे खोल दें और इसे सीधा बना दें, फिर अगर हम मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, और इसको हम बेंड कर रहे हैं, इसको गोल बनाना है, तो हम इसको ऐसे बेंड करते करते ऐसे फिर ऐसे पूरा बढ़ाते बढ़ाते एक समय आ जाएगा ये गोल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तार की जितनी लंबाई होगी उतनी इस वृत्त की लंबाई होगी, वृत्त की परिधि की लंबाई, इसे हम परिधि कहते हैं ना, तो हम परिधि की लंबाई हो जाएगी। तो परिधि की लंबाई को हम कहते हैं 2πr। देखिए ये कैसे आया, 2πr कैसे आया, तो देखिए हम जानते हैं कि परिधि का रेशियो क्या होता है, 22/7 करूँ। यहाँ पर ये क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है, यानी परिधि, सरकमफेरेंस ये हमने लिख दिया। और यहाँ से ये व्यास, तो व्यास यानी d, इसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है पाई। पाई का अर्थ क्या होता है, पाई का मतलब होता है इसके परिधि और इसके व्यास का अनुपात। यानी अगर कोई भी गोला होगा तो उसका जो है परिधि जो होगा वह 22 के रेशियो में होगा और जो इसका व्यास होगा वह 7 के रेशियो में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का गोला अगर है तो इसी रेशियो में बनेगा, ठीक है, 22/7 के रेशियो, पाई के रेशियो में बनेगा। तो देखिए ये बना कैसे, हम ये दिखा रहे हैं उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। तो देखिए अगर इस यहाँ पर डी है
तो डी को हम और क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हम आर बराबर लिख सकते हैं 2d डी बाई टू और डी को लिख सकते हैं 2r। तो हम यहाँ पर डी को लिख सकते हैं c/2r बराबर में पाई। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो c बराबर 2πr, आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि 2r इंटू में पाई। तो अगर हमें थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है 2πr। ठीक है, तो क्या मिला हमें, c मिला। c का मतलब होता है सरकमफेरेंस यानी परिधि। क्या होता है, परिधि। ठीक है, तो इतना समझ गए कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या समझ रहे थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हम सीख रहे थे। ठीक है, कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, तो उसका मैं सूत्र बता रहा था आपको। तो देखिए सूत्र कैसे हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको पूरे वाली जो 360 बनेगा उससे भाग दे दिया। और अब हमें यहाँ पर क्या है, ये परिधि है, हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो ये हमारा बना परिधि। और यहाँ पर वृत्त के आप सब जानते हैं, जो मैंने आप ये बताया आपको ना, इसका सूत्र जानते हो। उत्पत्ति आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, क्योंकि ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2πr का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर πr का स्क्वायर देखिए, तो यहाँ पर बनता है परिधि, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें इसके मध्य क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने तो इसको डिवाइड कर दिया इस छोटे से भाग में। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr का स्क्वायर। तो जी दोस्तों यहाँ पर जी दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन गया, क्या है, θ/360। थीटा का मतलब होता है दोस्तों कोई कोण, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में, πr का स्क्वायर। देखिए πr का स्क्वायर, ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड का। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, तो आप कहेंगे θ/360 इंटू πr का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं πr स्क्वायर θ/360। कोई दिक्कत नहीं, इसका गुणा इसमें y बटे में 1 है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका आप जो याद करने में आपको आसान लगे वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले लघु त्रिज्यखंड यानी छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो आप यही बताएंगे, क्योंकि अगर त्रिज्यखंड है तो ये सवाल पूछा जाएगा ना, तो आपसे क्या कहा जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, या कहा जाएगा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो आपको समझ जाना है कि हमें लघु त्रिज्यखंड का बताना है। और दीर्घ कहेगा यानी ये वाला भाग, तो आपसे जो है कहा जाएगा कि आप जो है दीर्घखंड का। अब आ जाता है दीर्घ का क्या होगा। तो देखिए आपने अब तक बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि क्या एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल ये है कि अगर यहाँ पर एक कोई रेखा है, देखिए यहाँ पर एक कोई रेखा है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a और b है। ठीक है, बीच में कोई c है। हम देखिए अगर हमें a और b की लंबाई ज्ञात करनी है और हमें यहाँ पर बीच में दिया गया है 5 सेंटीमीटर, मान रहे हैं सिर्फ, तो हमें a और b का लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस CB, यानी इन दोनों बिंदुओं को हमने जोड़ दिया तो AB हमें मिल गया। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल, अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर A और B दिया है, आप A और C का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे A और C का आपको निकालना है ना, तो आप क्या लिखेंगे A और B, यानी इस पूरे वृत्त से, इस पूरे रेखा से B और C माइनस कर देंगे, B और C का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, तो आप क्या मिल जाएगा, B और C का क्षेत्रफल आप घटा देंगे, तो आपको यहाँ से यहाँ तक AC का क्षेत्रफल मिल जाएगा, मतलब दूरी मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर हम इस पूरे वृत्त में से, पूरा यहाँ पूरा वृत्त है ना, अगर इस पूरे वृत्त से हम घटा देते हैं, क्या घटा दें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr का स्क्वायर, तो हम घटा दें πr का स्क्वायर, यानी इसमें से πr के स्क्वायर में से घटा दे रहे हैं। क्या घटा रहे हैं, देखिए इस त्रिज्यखंड को घटा दें तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसको छोड़ दें, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये वाला मिल जाएगा ना, ये पूरा बड़ा वाला, तो इसको निकालना है हमें।
तो हम इसमें से इसको निकाल दें तो यह निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे पाई आर का स्क्वायर माइनस यानी पाई आर की, या फिर आप कह सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से घटाएंगे त्रिज्य लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और अगर पूरा बताना चाहते हैं तो बटे में माइनस में थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। आइए अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, अभी मैं इसको थोड़ा साफ सूफ कर देता हूँ, ये बहुत गंदा लग रहा है। देखिए, अगर यहाँ पर मैं एक वृत्त फिर से बना दूँ, इसका केंद्र यहाँ पर है ही, ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिज्यखंड बना था, हमने इसका क्षेत्रफल निकालना जान गए, हम इसका क्षेत्रफल निकालना जान गए हैं, इसका निकालना जान गए हैं। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का इस चाप की लंबाई का, यानी इस जो यहाँ पर ये आर्क बना है से इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ से ये पूरा कोण बनेगा, क्योंकि हमने त्रिज्यखंड के परिभाषा में हमने सीखा है कि अगर उसका त्रिज्य चाप बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा तो वृत्तखंड बड़ा बन जाएगा, त्रिज्यखंड बड़ा बनेगा, और छोटा होगा तो बड़ा छोटा बनेगा। और वृत्तखंड में हमने यही सीखा था कि वृत्तखंड में अगर चाप छोटा होगा तो वृत्तखंड भी छोटा बनेगा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से जब सीखा तो क्या देखा हमने कि यहाँ पर छोटा चाप है, लेकिन यहाँ पर भी तो कोण, यहाँ पर इस चाप के अनुसार यहाँ पर कोण बन रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे थीटा बटे 360 माइनस थीटा बटे 360। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चाप की, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, यहाँ पर गुणा जैसे सब में करते आए हैं, गुणा कर देंगे। देखिए ये परिधि है, ये परिधि का एक भाग है, और अब तक हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहे थे। अब हमें निकालना है परिधि, तो हम परिधि का क्षेत्रफल लगाएंगे 2 पाई आर। क्या लगाएंगे, 2 पाई आर। ठीक है, समझ गए। देखिए वृत्त अभी हम समझ गए, चाप क्या हो गया, ये थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो गया चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो। ठीक है, तो हम इस सूत्र को लगाएंगे। आइए दोस्तों हम इसके आगे समझते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल को कैसे निकालें। देखिए दोस्तों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, किसका, वृत्तखंड का, तो वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, ये हो गया हमारा वृत्तखंड। तो अगर आपसे प्रश्न में वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आप समझ लीजिए लघु वृत्तखंड का, या पूछा जाए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो लघु वृत्तखंड का। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से कोई आइडिया नहीं लगेगा कि हम क्या करें, क्योंकि अगर हमें इसकी लंबाई पता हो तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहाँ से ये त्रिज्या बनाते हैं। तो अब अगर हम इस बीच वाली लाइन को मिटा दें तो यह बन गया एक त्रिज्यखंड। तो मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने सीखा कि अगर एक लाइन खींचा है और यहाँ से पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक की पूरी ए बी है, और यहाँ और ये सी है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इस पूरे से इसको घटाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे से इस त्रिभुज का हटा देंगे, करेंगे इस पूरे से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, या फिर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज आप यहाँ से ए, यहाँ पर ओ मान लीजिए केंद्र है ओ, और इसको ए और बी जीवा मान लीजिए, तो त्रिभुज ए ओ वी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। क्या करेंगे, त्रिज्यखंड को घटा देंगे। त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात आती है यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर समकोण बनता तो हम 1/2 आधार गुणे लंब लगा देते, या फिर और क्या लगा दे इसमें हम। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल आप पता होना चाहिए, जो कि अभी मैंने आपको बताया, याद होना चाहिए आपको, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस करना है हमें त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सुनिए, 1/2
ठीक है, इनटू ये जो भुजा है ना इसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं आर का स्क्वायर क्योंकि यह आर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर कोण भी बन रहा है तो इसके लिए हम लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा ये मिल गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए करेंगे। अगर यहाँ पर थीटा जो बना है हमारा, ये थीटा, यहाँ पर जो थीटा हमारा बनता है यहाँ पर, अगर यह 90 अंश का बनेगा, थीटा बराबर 90 अंश, ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ न हटा भी सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 90 अंश का मान होता है 1, और आपको ट्रिग्नोमेट्री में सभी के वैल्यू आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री इसके पहले जो है पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, साइन थीटा आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर साइन थीटा की जगह आप 90 अंश रखेंगे तो 1 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप जो भी मान रखें, देखिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए अगर हम वृत्तखंड के बड़े वाले भाग की बात करें, यानी अगर मैं इस त्रिभुज को हटाऊं यहाँ से, ये हो गया हमारा लघु, ये जो बड़ा वाला भाग बना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर हमने एक त्रिज्यखंड बनाया अगर, ठीक है, त्रिज्यखंड, तो हमने क्या किया था, इस वृत्त के पूरे क्षेत्रफल से इस वाले क्षेत्रफल को हमने घटा दिया था, तो हमें प्राप्त हो गया था ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे, इस पूरे यानी वृत्त, देखिए दीर्घ वृत्तखंड के लिए बता रहे हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, माइनस कर देंगे क्या, यह वाला क्षेत्रफल, लिख दीजिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या लिख देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मैं लिख सकता था, लेकिन इतना बड़ा है तो मैं लिखता तो थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने इसको लिख दिया। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है, यह वाला है पूरा, और यहाँ पर त्रिभुज का है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर पूरा समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब इसी के आधार पर अगर आपको ये पूरा याद है जो मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले और यह वाला और फिर उसके पहले जो बताया, यह सभी आप अगर याद कर लेते हैं, एकदम याद हो जाता है आपको सही से, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो है कोई भी प्रश्न सवाल जो है नहीं फंसेगा, ठीक है, कुछ भी आपका नहीं फंसने वाला, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका। तो ठीक है, जो हम अगर आप ये पूरा याद कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिया होगा, याद कर लेंगे जल्दी ही। तो आइए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है हम प्रश्नवाली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्नवाली 12.1 के प्रश्नों को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मैं अब यहाँ पर हम जब प्रश्नवाली 12.1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न ये है, 3 प्रश्न ये है, और इसमें लगभग जो है 2 प्रश्न यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा जो है अगले दिन जो है अगले वीडियो में जो है हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन अगर आप नहीं प्रेस करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो आप फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है प्रश्नवाली 12.1 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।